हाँ तो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद बाके में फिर से। ठीक है, तो अपन ने पिछले लेक्चर में, जैसा कि अपन को पता है, अपन केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं। ठीक है, क्लास 11 अपन ने पिछले लेक्चर में आयनिक बॉन्ड को खत्म किया था, पूरी और खत्म कर दिया था। सारी चीज उसकी अपन ने देख ली थी, इवन एक्सेप्शंस भी अपन ने देख लिए थे। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने यही सारी चीजें देखी है। अब इस लेक्चर में अपन देखने जा रहे हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या होता है कोवैलेंट बॉन्ड? तो यहाँ पर मैं आपको लिख भी देता हूं। अपन क्या देखने जा रहे हैं यहाँ पर? कोवैलेंट बॉन्ड। क्या देखने जा रहे हैं बेटा? कोवैलेंट बॉन्ड। अब बात ये आती है कि साहब, कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखो, कोई भी दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से जो बॉन्ड बने, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। तो मैं क्या यहाँ पर लिख दूं? कोवैलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय electron sharing between two atoms, it is called covalent bond। इतना तो आप देख ही लोगे कि भैया ये बॉन्ड किससे बनता है? जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है। कहाँ होती है? दो एटम्स के बीच में होती है। तो दो एटम्स के बीच में जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, वो क्या है? आपका कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब भाई साहब के यहाँ पर एक और टर्म आती है। कोवैलेंट बॉन्ड दो तरीके के होते हैं। एक तो आपका नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया, और एक आपका पोलर कोवैलेंट बॉन्ड हो गया। ठीक है, सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड की ये लो के साहब। तो साहब ये क्या होता है? नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है? तो मैं यहां पर इसकी एक डेफिनेशन लिख देता हूं कि इट इज फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स कि साहब ये तो ऊपर वाला ही तो हो गया कि साहब, इसमें और इसमें क्या अंतर हो गया भाई? दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से जो बॉन्ड बन रहा है, वो कोवैलेंट बॉन्ड है। सिंपल है। तो साहब नॉन पोलर कोवैलेंट में क्या फर्क रह गया? यहां पर फर्क है। इट इज फाउंड बाय इलेक्ट्रॉन शेयरिंग बिटवीन टू एटम्स। दो एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग तो हो रही है। कौन से एटम्स के बीच में हो रही है? तो यहां पर मैं लिख देता हूं विथ नियरली यानी कि पास पास वाले, सेम ईएन वाले। कौन से होने चाहिए बेटा आपके? सेम ईएन वाले। दे विथ नियरली सेम ईएन, जिनकी ईएन क्या हो? सेम हो, या जिनकी ईएन मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या हो बेटा? सेम हो। सिंपल सी बात है, दो सेम एटम होने चाहिए। दो सेम एटम्स अगर है और उनके बीच में अगर कोई बॉन्ड बन रहा है, किससे? इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से, तो उसको नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्ड कहा जाएगा। दो सेम एटम्स के बीच में। जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ पर ले रहा हूँ। सपोज कर लो, एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर हाइड्रोजन ही ले लेता हूँ। ठीक है, H मिलकर के क्या बनाएगा बेटा? आपका H2 यही बनेगा। अब देखो, इसको ध्यान से समझो, बन कैसे रहा है। देखो, ये सपोज करो ये H, ठीक है, प्लस ये दूसरा हाइड्रोजन है आपका। ये मिलकर के क्या बनाएंगे? अपने बीच में एक कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे, और ये क्या बना लेंगे? H2 का फॉर्मेशन कराएंगे। यही करेंगे। ये H2 का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है? देखो, हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? एक। ये वाला हाइड्रोजन है तो इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक। अब इनके बीच में बॉन्ड बनेगा जब इनका ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ क्या कर ले? बॉन्ड बना ले। तो ये अपना एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन देगा, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहां से देगा, तो इन दोनों के बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और जब दो इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनता है तो सिंगल बॉन्ड बनता है। कैसे बनता है? देख लो आप, यहां से H और H के बीच में बॉन्ड है। कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है? दो की। तो देख लो, सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है? दो की। 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स की तो क्या होती है? शेयरिंग होती है।
नहीं आया साहब समझ में? अनदर एग्जांपल देखो, ऑक्सीजन का देख लो, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन क्या बना लेंगे आपका O2। कैसे बना के साहब, ये लो के साहब ऑक्सीजन, ये लो के साहब दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, और मिल करके क्या बना लिया, ये बॉन्ड के साहब। कैसे बना, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसको इस तरीके से लिख लो यार, ठीक है। इससे क्या थोड़ा सा कंजस्टेड नहीं होगा अपनी चीजें, ठीक है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं ऑक्सीजन के पास, कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास और 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास। अब ये दोनों आपस में दो दो इलेक्ट्रॉन्स की क्या करें, शेयरिंग करते हैं। इस वाले ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, इस वाले ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। और बाकी के तो इन दोनों के पास ऐसे के ऐसे ही अपने 4 जो बचे वो ऐसे के ऐसे ही बच गए। अब 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से कितने बॉन्ड बने, जब 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से एक सिंगल बॉन्ड बनता है तो 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बनना चाहिए। तो ये ऑक्सीजन और ऑक्सीजन हमेशा कितने बॉन्ड से जुड़ते हैं, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं। ये देखो 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड और 4 बॉन्ड। तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ गए, डबल बॉन्ड से जुड़ गए। ये चीज अपन को ध्यान में रखनी है। अब के साहब एक और एग्जांपल ले लेते हैं नाइट्रोजन वाला। ये चीजें याद रखना, हाइड्रोजन कितने से जुड़ता है, सिंगल से, ऑक्सीजन डबल से। अब नाइट्रोजन का एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन कितने बॉन्ड से जुड़ता होगा, तो नाइट्रोजन और नाइट्रोजन मिलकर के क्या बना लेते होंगे कि साहब N2। तो इन दोनों के बीच में कितने डबल बॉन्ड, कितने बॉन्ड होते हैं, सिंगल होता है, डबल होता है, ट्रिपल होता है, चबल होता है, क्या होता है। तो देखो नाइट्रोजन और मिलकर के क्या बना रहे हैं आपका ये N2 बना रहे हैं। कैसे करेंगे कि साहब, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं कि साहब, बैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के होते हैं 5। कितने होते हैं, 5। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 और 5, ये 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं नाइट्रोजन में। तो इस वाले नाइट्रोजन के ये 3 इलेक्ट्रॉन और इस वाले नाइट्रोजन के 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। तो 1 2 3 1 2 3, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स ने शेयरिंग करी, 6 इलेक्ट्रॉन्स ने। बाकी अपने नाइट्रोजन के पास बाहर की तरफ आपको दिखा दिए गए हैं, ठीक है। इसके पास 2 बच रहे, इसके पास 2 बच रहे। शेयरिंग कितने इलेक्ट्रॉनों से हुई है, 3 इलेक्ट्रॉन से। जब 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से सिंगल बॉन्ड बना, 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से डबल बॉन्ड बना, तो 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से ट्रिपल बॉन्ड। तो मैं क्या नाइट्रोजन को ये बोल सकता हूं कि साहब ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, बिल्कुल। गिन लो के साहब, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। 6 से तो बना, 3 इसके 3 इसके, ये 2 की से बना, 2 इसके 2 उसके। एक्चुअल में कहना क्या चाह रहे हैं कि 2 की पेयरिंग से बना तो सिंगल बॉन्ड, 4 की पेयरिंग से बना तो डबल बॉन्ड और 6 की पेयरिंग से बना तो ट्रिपल बॉन्ड, यही बोलना चाह रहे हैं। तो अपन को ये चीज यहाँ पर ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है, नाइट्रोजन हमेशा ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ये तो आपका सीधा सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। अब ऑक्सीजन फैमिली में जो है वो भी डबल बॉन्ड, नाइट्रोजन फैमिली में है वो ट्रिपल बॉन्ड। अब देखो एक चीज यहाँ पर कंफ्यूजन हो रही होगी, जहां तक मेरे को लग रहा आ ही रही होगी ये चीज कि सभी बैलेंस इलेक्ट्रॉन आप कैसे बता रहे हो कि सब ऑक्सीजन में जैसे 6 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और नाइट्रोजन में 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन में 1 बैलेंस इलेक्ट्रॉन है। ये चीज कैसे बता रहे हो, इसको नोट करो, पॉज करो, नोट करो, ठीक है। ये चीज मैं आपको क्लियर कर दूं। ये चीज देखो यहाँ पर आपको बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ये चीज में देखते हैं।
सुनो, बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है? ऐसे इलेक्ट्रॉन जो कि प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट सेल, यानी कि उस एटम के आउटर मोस्ट सेल में जो प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, उनको क्या बोलते हैं बेटा? बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको? अपन बैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। दोबारा उतार लिया था आपने, पॉज करके उतार लेना, ठीक है। अब सिंपल सी चीज आपको तो याद रखने की, सीधी याद करा देता हूं। ठीक है, सिंपल से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। नियोन में जो इनर्ट गैस है तो जिनोन में लिख दूं, कोई दिक्कत वाली बात है? यहां से याद करना शुरू करेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या है? ये जो 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो लिखा है, क्या लिखा है कि साहब? ये हमने बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखे हैं कि साहब लिथियम के पास 1 होता है, बेरिलियम के पास 2, बोरॉन के पास 3, कार्बन के पास 4, नाइट्रोजन के पास 5, ऑक्सीजन के पास 6, फ्लोरीन के पास 7, सिनोन के पास 8। अब साहब ये तो इतने से ही बताया। अब देखो इनके नीचे जितनी भी फैमिली, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं उन सबका यही होगा। समझ में आ रही बात? जैसे कि इसके नीचे ये जो बढ़ाते जाओ सीरीज, ठीक है, ये बढ़ाते जाओ, ठीक है, ये सारी बढ़ाते जाओ। कहां तक लिखेंगे इनको? ये सारी की सारी देखो इनके नीचे टॉप टू बॉटम जा रहे हैं, तो टॉप टू बॉटम जितने भी एलिमेंट्स आएंगे इन सबके, इन सारों के क्या आपके जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो सेम रहेंगे। बोरॉन से आते हैं सबके 3, कार्बन के नीचे जो आएंगे सब 4, नाइट्रोजन के नीचे आएंगे सब 5, ऑक्सीजन के नीचे आएंगे सब 6। इन सबके बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। बात समझ में आई? ये आपकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन की बात है, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, फिर अपन आगे चलते हैं, ठीक है। ठीक है, पोलर की बात, नॉन पोलर की बात हो गई। नेक्स्ट अपन यहाँ पर देख लेते हैं, पोलर की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूं पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। अब क्या होता है? नॉन पोलर क्या हुआ था कि कोई भी दो एटम्स के बीच में बॉन्ड बन रहा था विद सेम ईएन वाले थे, ठीक है। तो यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू एटम्स, ठीक है, विथ डिफरेंट ईएन। किससे? डिफरेंट ईएन, डिफरेंट ईएन। बात समझ में आई कि दोनों की ईएन क्या होनी चाहिए? अलग अलग होनी चाहिए, ठीक है। एक एग्जांपल सादा सिंपल सा H2O अपन ले लेते हैं। H2O का कैसे होता है कि H प्लस O प्लस H प्लस, ये क्या हो जाएगा आपका? H2O का फॉर्मेशन कर लेगा, यही होगा। अब देखो ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, मिलकर के H2O बना रहे। हाइड्रोजन के पास अपना बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक, हाइड्रोजन के पास एक, ऑक्सीजन के पास कितना रहता है? 6, 1 2 3 4, ये 5 और ये 6। तो ऑक्सीजन का ये वाला एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये आपस में मिलकर के, और ये वाला आपस में मिलकर के, तो सीन क्या होगा कि साहब? सीन ये होगा, सीन क्या होगा कि साहब? सीन ये होगा कि ये तो आपके हाइड्रोजन है ही है, ये आपका ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का एक और ऑक्सीजन का एक, एक एक इलेक्ट्रॉन की बॉन्डिंग हुई है। इधर भी हाइड्रोजन का एक, ऑक्सीजन का एक, एक एक की बॉन्डिंग हुई है। ऑक्सीजन के पास बचे कितने? ये 2 बच गए के साहब ये लो, ये 2 क्या बच गए आपके? हाइड्रोजन के साथ बच गए। इतनी सी बात क्लियर हुई आपके पास? तो यहाँ पर H और H, यहाँ पर जो देखो 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग, अभी भी बताया 2 इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग अगर हो रही है तो सिंगल बॉन्ड,
2 की हो रही है तो सिंगल बॉन्ड, 4 की हो रही है तो डबल बॉन्ड, 6 की हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन इस तरीके से ऑक्सीजन से और इस तरीके से इससे। तो इसके पास तो अपने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बचे, और ये क्या हो गया इनके पास, ये इलेक्ट्रॉन जिनकी इन्होंने क्या की, शेयरिंग की। अब ये बचे हुए क्या है, ये है आपके इलेक्ट्रॉन पेयर्स। अपन बोल रहे हैं क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन का पेयर बोल दे, लेकिन एक्चुअल में इनको बोलते क्या है अपन, लोन पेयर। क्या बोलते हैं, लोन पेयर। किस हिसाब से बोला लोन पेयर, डेफिनेशन देखते हैं किस हिसाब से बोल दिया कि साहब अपने लोन पेयर। लोन पेयर बोले तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं द इलेक्ट्रॉन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ, ठीक है, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ बैलेंस है, बैलेंस शेल। ये बैलेंस शेल की है, ये जो बैलेंस सेल है, बैलेंस सेल में कितने बचे, 2, ऑक्सीजन के में कितने बच गए, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर बच गए। तो द इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ बैलेंस सेल which do not participate, which do not participate in bond formation, do not participate in bond formation। किसमें बेटा, बॉन्ड फॉर्मेशन, उसको अपन क्या कहते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोन पेयर बोलते हैं। बात समझ में आई। एग्जांपल में यहाँ पर लिख दूं H2O, क्या लिख दूं, H2O। H2O के अंदर कितने लोन पेयर है बेटा आपके, 2 लोन पेयर। कितने हैं, 2। यहाँ पे दिख रहे हैं एक लोन पेयर और एक दूसरा लोन पेयर, ऐसे करके 2 लोन पेयर है आपके H2O के अंदर। यहाँ तक बात क्लियर है। एक टर्म और देख लो आप, हाइपोवैलेंट। क्या देख लो आप, हाइपोवैलेंट क्या होते हैं, कि भैया हाइपोवैलेंट क्या होते हैं, क्या होते हैं हाइपोवैलेंट, कि जब कोई भी सेंट्रल एटम होगा, ठीक है, कोई भी सेंट्रल आयन होगा किसी भी एटम का, उसके पास 8 से कम इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, तो उसको अपन हाइपोवैलेंट बोल देते हैं। तो अपन यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, क्या द सेंट्रल एटम ऑफ द central atom of a compound less than contain less than 8 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 1 इलेक्ट्रॉन से कम इलेक्ट्रॉन अगर उसके पास है, किसके पास, सेंट्रल एटम के पास, तो उसको अपन हाइपोवैलेंट बोलेंगे। एग्जांपल यहाँ पर अपन देख सकते हैं इसके, BeCl2 देख लो आप, और आप BeCl3 देख लो, ठीक है। कैसे होता है समझते हैं। देखो BeCl2 की अगर हम बात करेंगे तो BeCl2 कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनेगी, BeCl2 की बात करेंगे तो कुछ ऐसी स्ट्रक्चर इसकी बनेगी नहीं बनेगी। अब मेरे को एक चीज बताओ, बेरिलियम जो है इसके पास कितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बेरिलियम के पास 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एक बैलेंस इलेक्ट्रॉन ये रहा, एक ये रहा, तो ये वाले बैलेंस इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बन गया, ये वाले से ये बन गया। तो बॉन्ड बनने के बाद टोटल काउंटिंग में अगर अपन देखें तो 1 2 3 4 के साथ 4 ये बेरिलियम के पास, सेंट्रल एटम है ना बेरिलियम, तो बेरिलियम के पास केवल 4 ही इलेक्ट्रॉन्स है। तो 4 तो 8 से कम है, तो ये हाइपोवैलेंट सिद्ध हो गया, ठीक है। इधर देख लेते हैं BeCl3, ये देखो BeCl3, ये 3 Cl मैंने लगा दिए B से, ओके। अब यहाँ पर क्या हो गया बेटा, बोरॉन है, इसके पास कितने बैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, इसके पास कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, 3। एक लो 2 ये 3, तीनों के साथ क्या कर लिया इसने, एक एक बॉन्ड बना लिया। फिर भी अगर टोटल काउंटिंग में देखें तो 1 2 3 4 5 6 ही हो रहे हैं, 8 से तो कम ही है। ये भी अपना हाइपोवैलेंट सिद्ध हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, देखो इसको फटाफट से नोट करो, क्या नोट। अब देखो इधर मैं आपको क्या कौन सा बता देता हूं, एक हाइपरवैलेंट बता देता हूं, हाइपरवैलेंट कितना हो गया, हाइपरवैलेंट। तो हाइपरवैलेंट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी,
कि भाई द सेंट्रल एटम of a compound contain more than 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो क्या हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पर मैं आपका एग्जांपल क्या ले लेता हूँ, XeF2 ले लेता हूँ एग्जांपल, क्या ले लेता हूँ, XeF2 एग्जांपल ले लेता हूँ। तो देखो Xe से F2 कैसे जुड़ेगा, कुछ इस तरीके से जुड़ेगा। अच्छा Xe इनर्ट गैस है, नियॉन वाली सीरीज में आता है, इनर्ट गैस है। कितने बताया था उस दिन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन उस दिन, क्या अभी तो बताया है नेक्स्ट लेक्चर, पिछले लेक्चर में। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 8 साहब, 1 2 3 4 5 6 और एक ये 7 और एक ये 8, 8 हो गए। इस वाले से तो इस वाले को बना दिया, इस वाले से इस वाले को बॉन्ड बन गया। अब टोटली अगर काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 8 से तो क्या हो गए, ज्यादा हो गए। 8 से ज्यादा हो गए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हाइपर वैलेंट हो जाएगा। ठीक है, फटाफट से नोट करो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लुईस जॉर्ज स्ट्रक्चर अपन शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ये चीज देख लेते हैं कि सेंट्रल एटम के पास ऐसी क्या चीज को अपन देखना चाहिए कि अपन डिसाइड कर सके कि ये सेंट्रल एटम है। सबसे पहली चीज तो अपने पास ये है कि उसकी EN क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए कंपेयर एज अ और एटम। जिस भी एटम से वो जुड़ा होगा, एक मॉलिक्यूल ही तो होगा, उसमें अपन डिसाइड कर सकते हैं जिसकी EN कम होगी वो सेंट्रल एटम होगा। एक कंडीशन नहीं है, और भी कंडीशन है। और कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, वो क्या बना सके, मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सके। तीसरा क्या, हायर एटॉमिक नंबर, हायर एटॉमिक नंबर या हायर एटॉमिक साइज, तो वो भी क्या हो जाएगा आपका, सेंट्रल एटम हो जाएगा। और वो एटलीस्ट हाइड्रोजन और फ्लोरीन, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन और फ्लोरीन कभी भी सेंट्रल एटम की तरह बिहेव नहीं करते। यहाँ पर आप एक एग्जांपल भी ले सकते हो, NO2-। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो नाइट्रोजन जो है उसकी ऑक्सीजन के कंपेयर में EN भी कम होती है, मल्टीपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर सकता है, साइज और एटॉमिक नंबर भी इसका बड़ा होता है। ठीक है, एज अ, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो कोवैलेंसी की, छोटी सी टर्म है कोवैलेंसी, समझ लो क्या होता है कि नंबर ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म बाय अ एटम, एक एटम के द्वारा कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाए जा रहे हैं, वही उसकी क्या है बेटा, कोवैलेंसी है। वही क्या है इसकी, कोवैलेंसी। यानी कि एक एटम के थ्रू कितने बॉन्ड्स, नंबर ऑफ बॉन्ड्स कोवैलेंट बनाए जा रहे हैं, वही उसकी क्या है बेटा, कोवैलेंसी। अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा वो भी ले लूँ, जैसे कि एलिमेंट रहा और उनकी कोवैलेंसी क्या है साहब, तो ये रहा आपका एलिमेंट और उनकी कोवैलेंसी क्या रहेगी, वो चीज देख लेते हैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हमेशा एक कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, तो उसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी बेटा आपकी, एक ही हो जाएगी। यहाँ पर अगर सल्फर की बात करूं मैं, तो कितने कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, 2 4 6, तो इनकी कोवैलेंसी भी 2 4 6 ही हो सकती है। क्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो क्लोरीन कितना करता है, 1 3 5 7, तो इनकी कोवैलेंसी भी 1 3 5 7 ही हो जाएगी, किसकी, क्लोरीन की। और फास्फोरस की बात भी कर लो, फास्फोरस कितने कोवैलेंट बॉन्ड बना सकता है, 3 5, तो इसकी कोवैलेंसी भी क्या हो जाएगी, 3 या 5 हो जाएगी। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो बढ़िया से, फिर अपन देखते हैं लुईस स्ट्रक्चर अपन को कैसे बनानी है, किस तरीके से लुईस स्ट्रक्चर जो करेंगे अपन फॉर्मेशन करेंगे। अब करेंगे तो ठीक है, उनके लिए क्या क्या रूल्स होने चाहिए, वो रूल्स अपन देखेंगे। ठीक है, फटाफट से नोट करो। फटाफट अपन देख लेते हैं लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, क्या है लुईस स्ट्रक्चर के लिए अपन कुछ रूल्स देखेंगे कि अपन को क्या क्या चीजें फाइंड करनी है। ठीक है, तो सबसे पहला रूल है अपन को यहाँ पर N1 फाइंड करना है। क्या करना है, N1 फाइंड करना है। कैसे करेंगे, N1 क्या होता है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जितने उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो लिख लो। उसमें अगर कोई नेगेटिव चार्ज है तो उनको प्लस कर दो, नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज प्लस कर दो, और नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज जो है उनको क्या कर दो, माइनस कर दो। फर्स्ट रूल आपका ये है, रूल सारे लिखते हैं, टाइम कंज्यूमिंग है। ठीक है, कंज्यूम ना हो जाता। दूसरा है N2 फाइंड करना है। N2 फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे कि N2 क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स अगर आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दो, किससे, 2 से, और अगर अदर एटम्स आ रहे हैं तो उनको मल्टीप्लाई कर दो 8 से। ये आपका क्या निकल जाएगा, N2। ऐसे ही N3 में निकालना है, नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स। अब इस स्टेप के लिए ये 2 स्टेप करनी पड़ी अपन को नंबर ऑफ बॉन्ड निकालने हैं और लॉन पेयर्स निकालने हैं। ठीक है, यही चीज अपनी मैंने निकालने के लिए, तो N3 अपन को जो नंबर ऑफ बॉन्ड है वो N3 निकाली, तो N2 - N1, ये N2 - N1 वो क्या निकल जाएगा आपके पास, N3।
अब फाइंड क्या करना है अपन को, ए। ये एक्चुअल में अपन को ये चीज निकालनी कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स कितने हैं, वो क्या है, ए आपका, वो क्या है n3/2, ये जो n3 निकला बाई 2। ऐसे ही n4 अब बीच में आएगी, n4 अब बीच में आएगी तो उसमें क्या है कि अनसेड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनसेड इलेक्ट्रॉन्स, इसको अपन क्या बोलते हैं, n4 बोलते हैं। n4 का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो n1 है और ये n3 है, तो n1 माइनस n3 वो क्या हो जाएगा, n4। कि साहब n4 निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमको नंबर ऑफ लोन पेयर्स चाहिए थे, यानी कि फाइंड क्या चाहिए था अपन को, बी चाहिए था। क्या चाहिए था, बी। बी मतलब लोन पेयर, तो n4/2, इससे क्या आ गया बेटा, अपना लोन पेयर आ गया। ये बात यहाँ तक समझ में आई आपके, ठीक है। अपन का मेन उद्देश्य निकालना क्या है आपका, ये ए और ये बी। ये ए और ये बी निकालने के लिए अपन को बाकी के रूल्स पढ़ने पड़े, ये बाकी की स्टेप्स अपन को फॉलो करनी पड़ी, तब जाके आपके ए और बी निकले। ए और बी क्या है जो इनको निकालना था, ए है नंबर ऑफ बॉन्ड, कितने बॉन्ड्स उसमें बन रहे हैं, कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है उसमें, और ये है आपका लोन पेयर, कितने नंबर ऑफ लोन पेयर उस कंपाउंड के अंदर है, ठीक है। अब इसको अपन अप्लाई करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, सीओ, जाना माना एग्जांपल है अपना, ठीक है, बहुत पसंदीदा। अब शुरू करते हैं, अपन सबसे पहले n1 निकाल लेंगे, तो मैं यहाँ पर लिख दूं कि साहब हम क्या निकाल रहे हैं, सबसे पहले n1 नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरे को एक चीज बताओ, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके अंदर, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं के साहब, 4, ठीक है। ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं के साहब, 6। ये दोनों क्या हो, अब मेरे को बताओ कोई नेगेटिव चार्ज है क्या, नहीं है, कोई पॉजिटिव चार्ज है, नहीं है, तो ये सीधा सिंपल कितना आ जाएगा, 10। के साहब n2 निकालेंगे तो n2 क्या है, हाइड्रोजन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अदर एटम है तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन एटम है क्या, नहीं। अदर एटम्स है के साथ, कार्बन है, ऑक्सीजन है, कितने एटम है अदर, 2 है, तो 2 अदर एटम है, उनको किससे मल्टीप्लाई करना है, 8 से, क्या आ गया मेरे पास, 16 के साथ n2 भी निकल गया। n3 की अगर मैं बात करूं तो नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो n2 माइनस n1 करना है, तो n2 माइनस n1 कितना निकल गया, 6। यहां तक बात आपने क्लियर है। अब जो अपने पास जरूरी चीज थी, ये ए, ये जो ए है, ए कैसे निकलेगा, n3/2, n3 क्या आया, 6 और डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 3, यानी कि नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, सी और ओ के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है आपके, 3। ये चीज अपन को निकालनी है, निकल गई ये एक। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज निकालने से पहले, अपन को n4 निकालना पड़ेगा क्या, तो साहब n4 कैसे निकालते हैं, n1 माइनस n3, n1 यानी कि 10 माइनस n3 कितना, 6, कितना आ गया के साहब, 4, ठीक। साहब बी निकाल लो, इंपॉर्टेंट है, लोन पेयर है ये क्या है आपका, 3 निकला जो बॉन्ड पेयर, ये इंपॉर्टेंट, यही तो निकालना था अपन को एक्चुअल में, इन दोनों के बीच में कितना बॉन्ड पेयर है और कितना लोन पेयर है, ठीक है। कि साहब यहाँ पर आ गया आपका 3 बॉन्ड पेयर। अब लोन पेयर निकालने के लिए n4 की जरूरत पड़ेगी, n4 कितना है, 4, तो n4 डिवाइडेड बाई 2, n4 डिवाइडेड बाई 2 कितने आ गए अपने के पास, 2। ये क्या निकल के आ गए, लोन पेयर। यानी कि इन सारी रामायण गाथा से अपन को क्या पता चला कि सी और ओ के बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड आ रहा है, कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, 2 लोन पेयर, तो साहब ये लो 2 लोन पेयर, खत्म बात। 3 बॉन्ड पेयर कौन से रहे आपके, 1, 2 और ये तीसरा बॉन्ड पेयर। तो आपकी सीओ की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। बात समझ में आई, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, क्यों इन रूल्स को फॉलो किया, ताकि अपन को एक्चुअल में पता चल सके कि स्ट्रक्चर क्या है, ये है, ठीक है। इसको बड़े ही अच्छे तरीके से उतारना, ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं।
अपन यहाँ पर एक चीज और देख रहे थे अपनी फॉर्मल चार्ज, क्योंकि तुमको पता है कोई भी कंपाउंड के ऊपर चार्ज कैसे पता लगेगा। ठीक है, ये कैसे पता लगता है? फॉर्मल चार्ज छोटी चीज में लिख दिया कि चार्ज ऑन एन एटम इन लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर उन एटम्स के ऊपर कौन सा चार्ज है उसको क्या बोलेंगे? अपन फॉर्मल चार्ज बोलेंगे। और ये फॉर्मल चार्ज के लिए छोटा सा क्या है, दिख नहीं रहा छोटा सा, लेकिन है छोटा सा। ठीक है, अब अपन निकाल लेते हैं। ठीक है, वही अपना जाना माना इकलौता एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ही CO। ठीक है, अब फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? सबसे पहले फॉर्मल चार्ज, अब इसमें एटम्स कितने हैं बेटा? 2 है, तो दोनों एटम्स में फॉर्मल चार्ज निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख दूँ? फॉर्मल चार्ज FC, यानी कि फॉर्मल चार्ज ऑन कार्बन। सबसे पहले इस पे निकाल दूँ, तो इस पे मैं निकालूंगा तो क्या फॉर्मूला है मेरे पास? बैलेंस इलेक्ट्रॉन लिख दो के साथ। कार्बन के पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है के साथ? 4 है। ठीक है, फिर माइनस उसके लॉन पेयर लिख दो। अब देखो CO की जो अपन ने स्ट्रक्चर बनाई थी तो कुछ किस तरीके से बनी थी स्ट्रक्चर अपनी? इस तरीके से बनी थी। अब इसके पास लॉन पेयर कितने थे? 2। और इसके पास कितने लॉन पेयर थे? सॉरी 1। और इसके पास लॉन पेयर कितना था? 1। इस तरीके कुछ लॉन पेयर थे, तभी तो ये पूरा का पूरा ऑक्टेट हो रहा था। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके का हो रहा था। अच्छा, कितने लोन पेयर्स हैं? हिसाब 1, तो -1, सिंपल सी बात है। एंड -1/2 कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? कितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है? तो बेटा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, सॉरी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो अपन लोन पेयर लिख दिया। क्या लिख रखा है? लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स तो अपने लोन पेयर 2 है, पेयर 1 है, इलेक्ट्रॉन तो 2 है। अब आप इसको क्या कर लो? सॉल्व कर लो। अब सॉल्व करना तो यार सीधी सीधी सी बात आता ही होगा। पहले इसको कर लो 2 और ये -3, यानी कितना बचा मेरे पास? -1। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है इसमें कार्बन के पास चार्ज क्या है? -1। दूसरा मैं चार्ज निकाल लूँ के साथ फॉर्मल चार्ज के साथ फॉर्मल चार्ज ऑन कौन सा है? ऑक्सीजन एटम। इस पे निकाल दो के साथ ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन के साथ 6 है, माइनस लोन पेयर्स कितने हैं के साथ? 2 है, -1/2 इंटू के साथ बॉन्ड पेयर्स कितने हैं के साथ? बॉन्ड पेयर्स भी कितने हैं आपके? 6 है। 3 बार ये कट गया, 6 -2 -3, ये कितना आ जाएगा मेरे पास? 4। और ये कितना आ जाएगा? 3, यानी कि यहाँ पर कितना आया? प्लस का 1। हिसाब ऑक्सीजन के पास कौन सा चार्ज है? प्लस। तो देखो इस चीज का अपन ऐसे ही पता लगा सकते थे, जब अपना -1 आ गया था ना, तो कार्बन का -1 है, तो स्ट्रक्चर क्या है बेटा? इस कार्बो CO क्या होता है? न्यूट्रल। क्या होता है? न्यूट्रल। तो इसका -1 है, तो न्यूट्रल कब हो सकता है? कि जब उसका +1 हो, तो माइनस प्लस खत्म। इसलिए इसको डायरेक्टली भी अपन इसका पता लगा सकते थे, लेकिन अपन को निकालना था फॉर्मूले से। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो। अब अपन करेंगे क्या? क्वेश्चन। ठीक है, अपन यहाँ पर क्या कर लेंगे? CO2 का एक एग्जाम्पल लेंगे, इसकी अपन को लुईस डॉट स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करनी है और अपन को इसका फॉर्मल चार्ज भी। तो देखो लुईस डॉट स्ट्रक्चर अपन को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले अपन को किसकी जरूरत पड़ती है? N1 क्या होता है? बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके, और नेगेटिव चार्ज है तो प्लस कर दो, पॉजिटिव चार्ज है तो माइनस कर दो। बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, प्लस ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 6, लेकिन ये खुद कितने हैं? 2, तो 6 गुना के 12, 12 और 4 16। ठीक है, के साथ N2 कैसे निकालते हैं? N2 निकालते हैं कि साहब हाइड्रोजन एटम है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अदर एटम है तो किससे मल्टीप्लाई कर दो? 8 से। अदर एटम है, हाइड्रोजन तो है नहीं है, अदर कितने हैं? 2 ऑक्सीजन है, कार्बन 3, के साथ 3 एटम है, कितना आ गया? 24 आ गया। ठीक है, तो साहब एक N3 भी आता है। N3 क्या आता है आपका? N3 आता है आपका N2 - N1, N2 -
N1 कितना आ जाएगा ये 8, कितना आ जाएगा 8। और फिर अपना क्या निकालते हैं, अपना निकालते हैं फिर ए नंबर ऑफ बॉन्ड, क्या निकालते हैं ए नंबर ऑफ बॉन्ड। और नंबर ऑफ बॉन्ड क्या होता है बेटा आपका 8 बाई यानी कि N3/2 यानी कि 8/2 डायरेक्ट लिख देते हैं अपन यहाँ पर N3/2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। ठीक है, अब यहाँ पर क्या निकालते बेटा अपन N4। N4 क्या होता है, N4 होता है बेटा आपका N1 माइनस N3, N1 माइनस N3। और N1 माइनस N3 को अगर अपन देखेंगे तो क्या हो जाएगा 16 और माइनस कितना हो जाएगा 8, कितना बचेगा 8। अब यहाँ पर क्या निकाल लेंगे अपन बी। ए तो क्या हो जाएगा आपका बॉन्ड पेयर और बी क्या हो जाएगा आपका लोन पेयर। बी क्या होता है आपका N4/2 और N4/2 मतलब 8/2 यानी कि 4 ही लोन पेयर और 4 ही बॉन्ड पेयर। इस तरीके का हो गया। तो स्ट्रक्चर कैसी बनाएंगे, जैसे आप कितने हैं सेंट्रल एटम किसको बनाओगे इसमें, कम ईएन वाले को। कम ईएन वाला कौन है कार्बन, तो सेंट्रल एटम में इसको इस तरीके से बना दूं। कैसे आप 4 बॉन्ड पेयर है, अब इक्वली बांटना है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर बनानी है। तो 1 बॉन्ड पेयर 2 बॉन्ड पेयर 3 बॉन्ड पेयर 4 बॉन्ड पेयर। बात समझ में आई। तो साहब 4 लोन पेयर है, 1 लोन पेयर 2 लोन पेयर 3 लोन पेयर 4 लोन पेयर। ऑक्टेट देख लो कंप्लीट है कि नहीं। कैसा 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन का देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमेट्रिकली भी स्ट्रक्चर है, ऑक्टेट भी सबका कंप्लीट है। तो यानी कि क्या अपनी लुईस स्ट्रक्चर सही बनी है क्या, तो साहब सही बनी है। इस पर अपन अब एक फॉर्मल चार्ज भी निकाल दो। तो 3 एटम है तो तीनों पे अलग अलग फॉर्मल चार्ज निकलेगा। इस वाले को अगर मैं नाम दे दूं A1, इसको A2, इसको A3, तो मैं फॉर्मल चार्ज सबसे पहले A1 पे निकाल लेता हूँ। निकाल लूँ साहब। कि साहब A1 पर फॉर्मल चार्ज निकालूंगा तो मेरे को एक चीज बताओ, जो A1 है वो किस तरीके, अब कैसे निकालते हैं फॉर्मल चार्ज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है, लोन पेयर माइनस नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 1 2 3 4 है, माइनस 1/2। और आपका कितना बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन्स है 1 2 3 4 है। 2 से 2 कट जाएगा, 6 2 से 2 कट जाएगा। इधर अगर आके देखेंगे तो 6 माइनस 4 माइनस 2। इधर कितना बच रहा है आपका 2 बच रहा है, माइनस 2 यानी कि 0। हिसाब इस पे तो चार्ज क्या है हिसाब इस पे तो फॉर्मल चार्ज की अगर बात करें तो इस पे तो फॉर्मल चार्ज क्या है 0। ठीक है साहब। अगला मैं फॉर्मल चार्ज की बात करूं A2 पर, तो A2 पर फॉर्मल चार्ज निकाल लो। कैसे निकालोगे, वही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4, लोन पेयर कितने हैं इस पे 0 और 1/2 इंटू बॉन्ड पेयर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ये कितना हो जाएगा 4 कट जाएगा, 4 माइनस 4 = 0। हिसाब इस पे भी 0। A3 पे निकाल लो। A3 कैसे निकालोगे, सेम ही तो फिर ये और इसमें कोई फर्क है नहीं है, तो इसका भी अपन फॉर्मल चार्ज का लिख देंगे 0। हिसाब है तो तीनों पे ही फॉर्मल चार्ज क्या आ रहा है। आप समझ में आया आपको CO2 की लुईस डॉट स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाई। सबसे पहले N1 N2 N3 N4 निकाल के आपका बॉन्ड का लोन पेयर निकाल लिया, इसको स्ट्रक्चर को ऐसे सजा दिया बढ़िया, इक्वली सिमेट्रिकली होनी चाहिए सबके ऑब्जेक्ट कंप्लीट। ठीक है, फिर इसका फॉर्मल चार्ज अपन इस तरीके से निकाल दिया। ठीक है, फटाफट से इसको नोट करो, एक और एग्जांपल करेंगे। उतारा बेटा,
अब यहाँ पर अपन देख लेते हैं एक और एग्जाम्पल। N3 माइनस का, तो शुरू हो जाओ बेटा। N3 माइनस, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है लुईस स्ट्रक्चर बनाने के लिए? N1। N1 क्या होता है आपका? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? सॉरी, नाइट्रोजन में कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 है। कितने कंपाउंड? 3। नेगेटिव चार्ज कितना है? 1। और नेगेटिव चार्ज तो प्लस करना बनता है, तो 5 दिया 15 और 1 16। क्लियर? N2 कैसे निकालते हैं कि साहब बताओ? N2 कैसे निकालते हैं? जितने हाइड्रोजन एटम है उनको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, अदर एटम तो 8 से मल्टीप्लाई कर दो। कि साहब हाइड्रोजन एटम तो नहीं है, अदर एटम ही है। क्या आ गया मेरे पास? 24। N3 कैसे निकालते हैं कि साहब? N3 निकालते हैं N2 माइनस N1। कितना आ गया यहाँ पर? फिर से 8 आ गया, यही है। तो साहब अब यहाँ पर क्या निकल जाएगा? ए का मतलब है आपका बॉन्ड पेयर, और बॉन्ड पेयर क्या होता है आपका? N3/2, यानी कि 8/2। कितना आ गया मेरे पास? 4। बॉन्ड पेयर कितने आ गए साहब? 4 आ गए। साहब N4 निकाल दो। N4 निकलेगा N1 माइनस N3 से। N1 माइनस N3 से। N1 है 16 और N3 है 8, तो मेरे पास क्या आ गया मेरे यार? N1 है 16, N3 है 8, तो मेरे पास क्या आ गया मेरे यार? यहाँ पर आ गया मेरे पास 8। और अब मेरे को क्या निकालना है? B, जो कि आपका क्या है? लोन पेयर। क्या है बेटा? लोन पेयर। और लोन पेयर है तो वो N किससे निकलेगा आपका? N4/2 से। और N4 है 8/2, यानी कि 4। यानी कि लोन पेयर भी 4 और बॉन्ड पेयर भी 4। ठीक है, स्ट्रक्चर बना लेते हैं। स्ट्रक्चर बना लेंगे। सेंट्रल तीनों ही सेम है, सेंट्रल एटम बनाना तो नाइट्रोजन को ही है, तो मैं इस तरीके से बना लेता हूँ। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 4। 1 बॉन्ड पेयर, 2 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड पेयर और 4 बॉन्ड पेयर। 4 के 4 हो गए। तो साहब लोन पेयर बता दो। 4 है, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 3 लोन पेयर और 4 लोन पेयर। साहब गिन लो टोटल अमाउंट। 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। बीच वाले पे गिन लो, सेंट्रल पे। 1 2 3 4 5 6 7 8। इस पे भी 8 हो गए। ऑक्टेट कंप्लीट है, स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, कंप्लीट है, अच्छी भी लग रही है, मजा आ रहा है देखने में। ठीक है साहब, स्ट्रक्चर तो बन गई। अब क्या निकालना है कि साहब? फॉर्मल चार्ज निकालना है। वही, इसको A1 नाम दे दूं, इसको A2 नाम दे दूं, इसको A3 नाम दे दूं, और यहाँ पर जो भी फॉर्मल चार्ज आएगा उनको लिखता हुआ चल जाऊंगा। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूं कि फॉर्मल चार्ज ऑन A1। सबसे पहले A1 पे निकाल लेते हैं। A1 कौन है? नाइट्रोजन है। कि साहब ठीक है, फॉर्मल चार्ज कैसे निकालते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके? 5 है। माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है भैया, 4 माइनस 1/2 मल्टीप्लाई कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन है? 4। तो दो से 4 कट गया तो 2 बचा, और इस 2 में से कितना बचा? 1 -2, यानी कि -2 आ रहा है, सॉरी -1 आ रहा है। ये सही है क्या यार? हाँ सही है क्या? 5 तो लिख ही दिया है। ओके 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 ओके, ठीक है, सही होगा। लिख लो भैया, -1 लिख लो। कुछ डाउट सा लग रहा है यार, प्रोसेस सही है कैसा है? ठीक तो सही है यार, देखते हैं।
ऑन A2। A2 पे निकाल ले बेटा। थोड़ा सा कंफ्यूजन सा लग नहीं रहा कुछ अच्छा सा। चलो सेकंड आइटम पे निकाल लेते हैं, ठीक है। A2 पे निकाल लो। A2 पे क्या आएगा कि साहब आपके बैलेंस इलेक्ट्रॉन फलाना, लोन पेयर नहीं है, और लोन पेयर नहीं है तो 1/2 इंटू कितने हैं 8 है, इससे कट गया 4, तो 5 में से 4 गए तो कितना बच गया 1। इसका क्या आ गया आपका ये -1 ये 1, ठीक है साहब। ओके कि साहब आपका फॉर्मल चार्ज ऑन A3 निकाल लो। A3 निकाल लोगे तो वही 5 माइनस 1 2 3 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, -1/2 कितने बॉन्ड पेयर है 4 है, कितने हैं 4 है, तो द्वि से द्वि उठ गयो, ये आ गयो, ये आ गयो तो 1 - 2 हो गयो, 1 - 2 हो गयो तो -1 हो गयो। अच्छा हाँ ये और ये तो सेम ही है, तो सेम ही निकल रहे हैं यार, निकलने को तो यार पर कुछ मजा सा नहीं आ रहा यार। चलो ठीक है, कुछ गलती होगी तो देखेंगे अपन, ठीक है। फिलहाल के लिए ये फटाफट से इसको नोट करो, समझ में आया ना कैसे निकालते हैं सारी चीजों को, फटाफट से इसको नोट करो। अब मैं इसके आपको एक्सेप्शन बता देता हूँ कुछ, ठीक है। लिमिटेशन जैसे पर बोल सकते हैं, किसके लिमिटेशन, लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स के लिमिटेशन, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो इसको। करिए नोट, ठीक है। फटाफट से इसकी अब क्या देख लेते हैं अपन बेटा, एप्लीकेशन लिमिटेशंस देख लेते हैं, उसके बाद समाप्त करते हैं इस लेक्चर को। लिमिटेशंस क्या क्या है लुईस थ्योरी की, क्या क्या चीज इसके अंदर नहीं हो सकती। सबसे पहली बात तो ये कोई भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज जो होती है उनके ऊपर कभी भी एप्लीकेबल नहीं होती। लाइक एग्जांपल NO हो गया, NO2 हो गया, ClO2 हो गया, ठीक है। ऑड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास होते हैं, इसलिए इन ऑड इलेक्ट्रॉन्स की वाली के लिए लुईस थ्योरी एप्लीकेबल नहीं होगी। समझ में आई बात, ये चीज अपन को याद रखनी है बेटा, ऐसे ही नहीं लिखा रहा हूँ मैं, ऐसे बोर्ड पे लिख दिया, हाँ भाई नोट्स में प्रॉपर लिखना है इनको, समझ में आ गया। चलो, और ये जो हाइपोवैलेंट कंपाउंड होता है, हाइपोवैलेंट मतलब ऑक्टेट R से जो कम हो इलेक्ट्रॉन उनके। अब ये भी कुछ टाइम पहले पढ़ाई थी मैंने, कुछ टाइम पहले क्या इसी लेक्चर में तो पढ़ा के आ रहा हूँ, शायद के पिछले में पढ़ाई थी, जो भी ये सिंह पढ़ाई शायद। तो ये हाइपोवैलेंट है अपनी, ठीक है, निकाल के बताई थी अपन ने, इनके लिए भी नहीं होती। हाइपर वैलेंट, इसमें अपन ने XeF2 का एग्जांपल लिया था, और एग्जांपल PCl5SF6 भी होता है इसके, ठीक है। तो जो भी हाइपर वैलेंट है वो, जो भी हाइपोवैलेंट है वो, और जो भी ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है वो, इन सब के ऊपर क्या नहीं होती, एप्लीकेबल नहीं होती। और लुईस थ्योरी कभी भी स्ट्रक्चर बनवाती तो है, स्ट्रक्चर के बारे में बताती तो है, बॉन्ड पेयर्स के बारे में बताती है, लोन पेयर्स के बारे में बताती है, लेकिन उनकी कभी जियोमेट्री के बारे में नहीं बताती। इसलिए दिस थ्योरी डज नॉट गिव एनी आइडियल अबाउट मॉलिक्यूलर जियोमेट्री। जैसे कि आप सोचोगे कि सर कैसे, मतलब क्या कहना चाह रहे हो, जैसे कि O3 है तो इसकी जियोमेट्री के बारे में नहीं बताती। अब उसने ये चीज तो बता दी कि ऑक्सीजन जो O3 है उसकी स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है, निकाल के देखना। ये अब तुम्हारा होमवर्क हो गया एक तरीके से, मैंने स्ट्रक्चर लिख तो दी, इसकी बना के देखना बैठ के, ठीक है। तो एक स्ट्रक्चर तो आपकी होगी, ठीक है। अब जियोमेट्री से मतलब क्या है कि सर ये तो हो गई आपकी लीनियर, कि सर मैं इसको अब बेंट करके बना दूं तो ये लो ये हो गई बेंट, तो ये क्या हो गई अपनी जियोमेट्री होगी, ये लीनियर हो गई, ये बेंट स्ट्रक्चर हो गई है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर के बारे में बताता है, उसके बॉन्ड पेयर्स हो गए, उनके लोन पेयर्स के बारे में बताता है, लेकिन स्ट्रक्चर कैसी होगी जियोमेट्री में उसके बारे में कोई इसने आइडिया नहीं दिया है, ठीक है। तो ये सारी चीजें इनकी लिमिटेशन है, उसको अच्छे से उतारना है, ठीक है। और पहले इसको उतार लो, पॉज किया, उतार लेना, ठीक है। तो ये लेक्चर अपन यहीं पर खत्म करते हैं आज का, ठीक है। मिलेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में, और यहाँ तक आ ही गए हो लेक्चर देखने के लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। बहुत बहुत थैंक यू। ऐसे ही चैनल पर आया करो, पढ़ा करो, कोई भी दिक्कत आ रही है मेरे को कमेंट बॉक्स में लिख दो, आप डायरेक्टली DM भी कर सकते हो। इंस्टाग्राम की लिंक भी आपको दी हुई है, दोनों इंस्टाग्राम की दे रखी है, पर्सनली मेरा इंस्टाग्राम है, और एक अपन ने ऑफिशियली अपने चैनल का भी इंस्टाग्राम बना रखा है, जानता कोई नहीं है उसे, कोई बात नहीं, ध्यान देंगे, उस पर भी आप डायरेक्टली कर सकते हो। नोट्स के लिए आप टेलीग्राम का कर लीजिए, हमारा टेलीग्राम पे जाओ, कुछ को उसको कहीं कहीं तो आपको नोट्स मिल ही जाएंगे, कोई को ना कोई से। तो इतनी सारी वीडियोस हमारी MSc सीरीज की तो शायद लगभग सारे नोट्स हैं आपके पास MSc सीरीज के, ठीक है। जितने भी यहाँ पर पढ़ाए हैं बोर्ड पर, या वैसे पढ़ाए हैं, बोर्ड की शुरुआत नहीं की थी उस टाइम, तो सारे नोट्स
अवेलेबल है, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक किया करिए, सब्सक्राइब किया करिए, ठीक है, और शेयर भी कर दीजिए करिए, ताकि लोग भी और भी फायदा उठा सके। क्या पता आपको फायदा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, अब फायदा मिल रहा है तभी तो लास्ट तक देखने आए हो, ठीक है, इसलिए लिखा है लास्ट तक आने के लिए थैंक यू, ठीक है। ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मस्त रहिए।